नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के लिए हम आपको नित्य प्राय नई नई वीडियोज लेकर आते रहते हैं। इसी संदर्भ में हमने आपके समक्ष इसमें संकलित लगभग सभी कहानियों को पूरा कर दिया है। इसमें इसी यूनिट में एक कृति और भी है जो कि अमृतलाल वेगड़ जी की सौंदर्य की नदी नाम से है। सौंदर्य की नदी नर्मदा, इस प्रकार है इसका टाइटल। ये आपके समक्ष जो दिख रहा है, ये इस बुक का कवर पेज है, ये बैक पेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुस्तक की ओरिजिनल प्रति हमारे पास सॉफ्ट प्रति है, कहने का मतलब। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी है। देखिए एक बार, ये फ्रंट पेज है आपका। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल से छपी हुई है, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल वेगड़। यहाँ पर ISBN नंबर दिए हुए हैं, ये देखिए। अब आइए देखते हैं इसकी भूमिका मानो आप, या फिर कुछ और जो लेखक के विचार के अलावा जो दूसरे लोगों ने लिखे हैं वो क्या लिखा। देखिए, श्री अमृतलाल वेगड़ के लिए नर्मदा प्रमुख प्रेरणा स्रोत रही, जिसके चलते वे अभी तक नर्मदा तट की 1800 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा कर चुके हैं। नर्मदा परिक्रमा पर आधारित उनके चित्र अनेक प्रदर्शनियों में शामिल, आमंत्रित एवं पुरस्कृत हो चुके हैं। कला के लेखन में भी रुचि रखने वाले श्री वेगड़ का नर्मदा यात्रा हिंदी की सभी प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहा। यही वृत्तांत अब इस पुस्तक में बहुमूल्य रेखांकनों के साथ साध्यांत प्रकाशित हो रहा है। लेखक का उद्देश्य नर्मदा के अनुपम सौंदर्य का उद्घाटन करना है। नर्मदा सौंदर्य के साथ साथ नर्मदा तट के जनजीवन की एक अंतरंग झलक भी इसमें मिलती है। पुस्तक पाठक को बांधे रखती है। इस सफलता का रहस्य इसकी हृदयग्राही शैली में निहित है। लेखक ने पाठक को अपने दल में शामिल कर लिया है और वे पाठक को अपने साथ लिए चलते हैं। लेखक के साथ साथ पाठक भी नर्मदा परिक्रमा कर लेता है। यानी क्या महसूस होने वाला है हमें इस पुस्तक को पढ़ के, वो लिखा है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा पर एक स्नेहित रचना, ये श्री अमृतलाल वेगड़ जी ने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है इनके बारे में। ठीक है, ये अंदर का पेज है, फर्स्ट पेज ही है, नर्मदा सौंदर्य की नदी नर्मदा इस नाम से। ठीक है, तो बाकी आपको पहले बता ही दिया था मैंने। एक इसके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो आप देख लीजिए। यानी संस्करण है ये इसका चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, भोपाल में ही मुद्रित हुई है। पाठ्यक्रम नाम से इसकी भूमिका समझ सकते हैं आप, या फिर इसके बारे में, पुस्तक के बारे में जो बातें हैं वो समझ सकते हैं। ये देखिए, यह निर्विवाद तथ्य है कि मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन श्रेयकर एवं लाभदायी होता है। इससे विद्यार्थी की न सिर्फ ग्राह्य क्षमता बल्कि सृजनशीलता भी बढ़ती है। अपनी भाषा में सोचना, पढ़ना एवं लिखना एक व्यक्तिगत सुख है। साथ ही अपनी मातृभाषा से जुड़ना अर्थात अपनी परंपरा, रीति रिवाज, या दूसरे शब्दों में कहें अपनी संस्कृति एवं राष्ट्र से जुड़ना है। मातृभाषा के प्रति सम्मान एवं अनुराग समाज की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यही कारण है कि देश के शीर्षस्थ नेताओं, संविधान निर्माताओं ने इस कोटि जनों की भाषा को राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा की स्वीकृति दी है। ये आप यहाँ पे इस तथ्य को समझ लीजिएगा कि राष्ट्रभाषा है नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पूरे राष्ट्र की भाषा होने के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाए। ठीक है, इसको आप प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अकादमी हिंदी माध्यम से कला, विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों के अलावा साहित्य संस्कृति के संदर्भ ग्रंथ का भी प्रकाशन करती है। अकादमी का पूरा प्रयास है कि प्रमाणित पाठ्य सामग्री के साथ पुस्तकें विद्यार्थियों, पाठकों को हिंदी माध्यम से मिल सकें। शासन की योजनानुसार 1969 में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थापित है, यानी 1969 में स्थापित हुई थी। हिंदी भाषा के चहुमुखी विकास के लिए कार्यरत अकादमी मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पोषित संस्था है। इसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय
से नई पुस्तकों के लेखन प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता भी मिल रही है। अत्यंत संतोषित का विषय है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थापना काल से निरंतर अपनी क्षमता में वृद्धि कर रही है। सुधी पाठकों, विद्यार्थियों की अपेक्षानुरूप विद्वान, विदुषी लेखक लेखिकाओं ने अपने भाषा कोश से अकादमी को समृद्ध किया है। प्रदेश की सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं एवं प्राध्यापकों से यह मेरी अपेक्षा है कि ये अकादमी को अपनी संस्था मानने एवं प्रकाशकों को यथाशक्ति समर्थन एवं प्रश्रय दे, क्योंकि इसका सीधा संबंध राष्ट्रभाषा हिंदी से, अपनी मातृभाषा से है। बार बार ये राष्ट्रभाषा कह रहे हैं हिंदी को, और मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आप संवैधानिकता को आप माने तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। कोई बात नहीं, राष्ट्रभाषा सम्मान के लिए हम कह रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये किन्होंने लिखा है? लक्ष्मण सिंह गौड़, मंत्री उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश शासन के हैं और अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी के। मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी कहाँ है? भोपाल में। आगे देखिए, खुद लेखक ने भी लिखा है, अमृतलाल वैगड़ जी ने इसके बारे में, कोई और ने भी लिखा है, तो इनका परिचय एक बार सामान्य आप देख ही लेंगे हम, है ना, ठीक है। इस वीडियो में परिचय देख लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, कितने भाग हैं, क्या है, किस नाम से, किस में किसने क्या लिखा है, ठीक है। अब लेखक ही है, यानी खुद लेखक ने लिखा है। कभी कभी अपने आप से पूछता हूँ कि यह जोखिम भरी यात्रा मैंने क्यों की, और हर बार मेरा उत्तर होता है, अगर मैं इस यात्रा न करता तो मेरा जीवन व्यर्थ जाता। जिस काम के लिए बना हो उसे वह काम करना ही चाहिए, और मैं नर्मदा की पदयात्रा के लिए ही बना हूं। किंतु जब तक इस सत्य का पता मुझे चला, मैं करीब 50 वर्ष तक पहुंच चुका था। प्रथम पदयात्रा मैंने 1977 में की और अंतिम 1987 में। इन 11 वर्षों के दौरान की 10 यात्राओं का वृत्तांत है इस पुस्तक में। 10 यात्राओं का वृत्तांत है, ध्यान रखिएगा आप, 1977 से 1987 की, ठीक है। साथ ही कुछ रेखांकन भी है जो मैंने इन यात्राओं के दौरान किए। ये चित्रकार थे मूलतः अमृतलाल वैगड़ जी, तो चित्रकारी के साथ साथ में इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत को यहाँ पे लिखा है, तो उन्होंने चित्र भी अपने यहाँ पे दे दिए। नर्मदा तट की भूगोल तेजी से बदल रही है। अपनी बरगी बांध के कारण नर्मदा तट के कई गांवों का अस्तित्व नहीं रहा। नर्मदा सागर और सरदार सरोवर बांध के कारण अनेक गांवों का तथा नर्मदा के सैकड़ों किलोमीटर लंबे किनारों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब मैंने ये यात्राएं की थी तब तक एक भी गांव डूबा नहीं था। नर्मदा बहुत कुछ वैसी ही थी जैसी लाखों वर्ष पूर्व थी। मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि नर्मदा के उस विलुप्त होते सौंदर्य को मैंने सदा के लिए इन पृष्ठों पर संजो कर रख दिया। इसमें जो कुछ अच्छा है वह नर्मदा का है, सौंदर्य का उसका भूल चूक मेरी, यानी नर्मदा का ही है। अगर कुछ गलत रह गया है तो वो मेरी भूल चूक है, ठीक है। अमृतलाल वैगड़ जी स्वयं लिखते हैं ये बात। और अब आगे अन्य लेखक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मोहनलाल वाजपेयी जी क्या लिखते हैं, देखिए। नहीं, तीनों एक दूसरे का हाथ थामकर ऐसे अंतरंग भाव से चलते हैं मानो तीन नहीं एक हों। अमृतलाल ऐसे ही अर्थ में नर्मदा के साधक हैं और उनकी इस साधना का मूल मंत्र वही शाश्वत 2.5 अक्षर का नव शब्द, जिसकी बात कहते कबीरदास कभी थकते नहीं। ऐसी ही सबसे ऊंची सगाई अमृतलाल को नर्मदा से बांधे हुए है। भरकस नर्मदा की उंगली पकड़कर चलते हैं, वियोग उन्हें सहन नहीं। भले ही इससे 2.5 कोस का सफ़र 9 दिन में तय हो, नर्मदा को वे देखते हैं, सुनते हैं, दिन में, रात में, सुबह सांझ और सांझ सवेरे। नर्मदा जैसे बहुरूपी नदी हमारे देश में दूजी कहाँ। अभी सुगंभीर प्रशांता, दूजे क्षण चपल मुखरा, अभी सलज्जा तो कभी सभ्रिप। क्रीड़ा कौतुक से तो उसे विरत ही नहीं किया जा सकता। प्रतापों की सृष्टि करना तो नदियां नर्मदा से सीखें। अमृतलाल करें भी तो क्या, वे जब घर लौटते हैं तब अगली परिक्रमा का स्वप्न देखते हैं। घर मानो रैन बसेरा हो। उनके मन की गढ़ शिल्पी की ही है। शिल्पी दरअसल बेघर
होता है। संभवतः इसी परम शिल्पी को अनिकेत कहा है। फिर अमृतलाल ने तो शिल्पी की शिक्षा शांति निकेतन के कला भवन में विधिवत आचार्य नंद लाल बसु से पाई है। शिल्पी के साधन करते करते शिल्पी की साधना करते करते अमृतलाल ने भाषा को किस प्रकार साथ लिया, एक रहस्य है। अवश्य ही कोई भारी भरकम भ्रमण वृत्तांत लिखते नहीं बैठे। उनकी गायक की ध्रुप्त की नहीं, लोकगीत की है, जिसमें मनुज के सुख शांति, चादर उतार चढ़ाव उतार, धूप छांव कब आते हैं और कब चले जाते हैं, आहट ही नहीं मिलती। यह सहज भाषा की सिद्धि है। जिन्हें सहज ने संवरने का न आग्रह होता है, न प्रयोजन। प्रपोजन नहीं, अंग्रेजी नहीं है ना, हिंदी है। वे कहते हैं कि जब कोलाहल नहीं रहता, कलरव तभी सुनाई देता है। उनका विश्वास है कि हर भाषा में कुछ शब्द अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों की तरह होते हैं। सीमाओं को वे नहीं मानते, उन्हें रोकना आसान नहीं। रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अमृतलाल के निकट बिन बुलाए चले आते हैं। जिसने आदिवासी नारी को देखा है, वह तुरंत समझ लेगा कि बैगा स्त्रियों के शरीर के किस प्रकार गुंजनों से छलक रहे हैं। कृष्ण पक्ष की 14th का चांद कैसा दिखाई दे रहा था। अमृतलाल कहते हैं कि घिस जाने पर बचे हुए चंदन के टुकड़ों की तरह, अथवा शिलाओं से मंडित और झाड़ियों से आच्छादित एक विशाल किनारे की से सटकर बहती हुई नर्मदा ऐसी लग रही और तनिक बोझ पर संभाले हुए चलने वाली उन दो नारियों को देखें कि किस भांति वे अपनी देह को, सिर के बोझ को और लपक कर चलने की गति को संतुलित किए हुए हैं। ऐसे ही संतुलन का दृश्य आप नदियां पार करने वाली टोली के रेखा चित्र में पाएंगे, जिसमें कुछ पांव ठीक सधे हुए हैं तो कुछ पांव भय से डगमगाए हुए रहे हैं। शायद दिल धड़क रहा है। दही का मट्ठा भाने वाली नारी, आग तापते हुए 3 वृद्ध अथवा भजन कीर्तन सुनने में मग्न 5 परिक्रमावासी, ये सब ऐसे ही सुपरिचित दृश्य हैं जो मन को बरबस मुद्रित करते हैं। नर्मदा के नाते ये सभी मानो अमृतलाल के बहुत अपने हैं। नाते सब राम के मनित सुदय सुहेत जहालो। वस्तुतः सभी चिन्हों में यह विशेषता बनी हुई है। प्रथम प्रांतर और वनांतर की लगभग 1800 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा अमृतलाल कर चुके हैं, पर उन्हें खेद है कि नर्मदा के समग्र रूप के दर्शन उन्होंने नहीं किए, न चातुर्मास किया, न परिक्रमा के सारे नियमों का पालन किया और न परिक्रमा ही पूरी की। तथापि उन्होंने जो कुछ देखा, सुना और जाना बूझा अतुलनीय है। उनकी पदयात्रा के साथ एक अंतरयात्रा भी चलती रही, जो भले ही समाप्त न हुई पर अपने आप में पूरी हुई है। उस पर पूर्णता की अदृश्य मुहर लगी हुई है। ओस के कण में जितना भी आकाश प्रतिबिंब होता है, वह आकाश ही है। आकाश छोड़ दूजा कुछ नहीं है, इसलिए अपने आप में पूरा है। तथापि यदि अमृतलाल के अंतर के किसी कोने में अतृप्त बनी हुई है, तो उसे वहां बने रहने का अधिकार है। जन्म अवधि हम रूपी निरारू नयन निरपति भेल। ये मोहनलाल वाजपेयी जी लिखते हैं। ठीक है, आगे रमेश चंद्र शाह जी क्या लिखते हैं, देखिए मोहनलाल जी ने जो लिखा है, मोहनलाल वाजपेयी जी ने, वो और भी लिखा है। यहाँ पे देखिए, नयन तिरुपत भेल नाम से शीर्षक से और भी लिखा है यहाँ पे इन्होंने। नर्मदा की जन्म कथा पुराणों की मोहमयी कुलेनियों से उभर कर हमारे सामने आती है। नर्मदा शिव तनया है। किसी अनादिकाल से भगवान शंकर पर्वत शिखर पर ध्यान में मग्न थे। उनके अनजाने ही किसी समय उनके नीलकंठ से नर्मदा निवृत्त हुई। जन्म लेते ही वे शिव की तपस्या में लीन हो गई। शिव ने नयन खोले तो इस साधारण तपस्विनी को देखकर चकित हुए। यौवन दीप्त स्निग्ध श्यामल ऋजुदेह को तप के लिए अनुशासन की स्वर्ण कठिन आबाद ने जैसे कसकर बांध दिया हो। नेत्रों ने बिजली कौंध रही है। देखकर शिव प्रसन्न हुए, वर दिया, तुम अमृतमयी हो। जो फल तीर्थवारी में से होता है, वह तुम्हारे दर्शनों से ही सुलभ होगा। तुम अपनी आकांक्षा के अनुरूप चिरकुमारी रहोगी। मुझे तुम निरंतर अपने निकट पाओगी। कलिकाल में तुम पति पावनी गंगा के समग्र महात्म्य की अधिकारिणी होगी। विचित्र नहीं हो यदि ऐसी अद्वितीय पूर्णत्वया शिव की आनंदिनी विधायिनी सार्थक नामा
संतोष वाहिनी की परिक्रमा करने के लिए युग युग के पुण्यार्थी लाइत रहे हैं, और तो किसी नदी की परिक्रमा नहीं की जाती। नर्मदा तटवासी अमृतलाल भी एक दिन अपनी चिर संचित साथ मिटाने परमबांसी बनकर निकल पड़े। सौंदर्य की नदी नर्मदा उनकी इसी परिक्रमा का आलेख है। किंतु यह कौन सी अदम्य प्रेरणा है जो निकट घरेलू स्वभाव के अमृतलाल को घर की स्त्री नहीं रहने देती, बार बार घर के बाहर खींच लाती है। यह तो कोई शौकिया तहरीप नहीं, सरासर कष्ट संकुल पाव पैदल आपदाओं को आमंत्रित करने वाला ब्राह्मण से अधिक भटकाना है। समय सुयोग सुविधा पाते ही अमृतलाल घर से निकल पड़ते हैं और जहां छोड़ते हैं वहां से अगली बार फिर शुरू कर देते हैं। कहते हैं, लो मानव दे लगा कर तुड़ाकर मैं फिर आ गया, लगाव तिरका लगाम सॉरी माफ करिएगा, लगाम है यहाँ पर ना, लगाम तुड़ाकर मैं फिर आ गया। रविंद्रनाथ ने अपने गीत में एक विशेष के लिए 3 विशेषणों का प्रयोग किया है, साधक, प्रेमिक और पागल। इसमें शेष 2 तो सदा ही समानार्थी माने गए हैं और तीसरा भी असंतोष असंतोष नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद का पेज ये है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तीनों ही एक दूसरे का हाथ थामकर अंतरंग भाव से चलते हैं, मानो तीन एक हो, तीन नहीं एक हो। अमृतलाल एक ऐसे ही अर्थ में नर्मदा के साधक हैं और उनकी इस साधना का मूल मंत्र वही शाश्वत 2.5 अक्षर का शब्द है, जिसकी बात कहते कबीरदास कभी थकते नहीं। ऐसे ही सबसे ऊंची सगाई अमृतलाल को नर्मदा से बांधे हुए है ना। वे भरकस नर्मदा की उंगली पकड़कर चलते हैं, वे भरसक नर्मदा की उंगली पकड़कर चलते हैं। वियोग उन्हें सहन नहीं है। नर्मदा सॉरी भले ही इसे 2.5 कोस का सफर 9 दिन में तय हो, नर्मदा को ये वे देखते हैं, सुनते हैं, दिन में, रात में, सुबह सांझ और सांझ सवेरे। नर्मदा जैसी बहुरूपिणी नदी हमारे देश में दूजी कहाँ। अभी सुगंभीर प्रांता दूजे क्षण चपल मुखरा, अभी सजल तो कभी अप्रिम सप्रिभ क्रीड़ा कौतुक से तो उसे विरति नहीं किया जा सकता। प्रतापों की सृष्टि करना तो नदियां नर्मदा से सीखे। अमृतलाल करे भी तो क्या, वे जब घर से लौटते हैं तब अगली परिक्रमा का स्वप्न देखते हैं। घर मानो रैन बसेरा हो उनके मन की। गदन शिल्पी की है और शिल्पी दरअसल बेघर होता है, संभवतः इसीलिए परम शिल्पी का अनिकेतन कहा गया है। फिर अमृतलाल ने शिल्पी को शिक्षा शांति निकेतन के कला भवन में विदित आचार्य नंदलाल वसु से पाई है। शिल्पी की साधना करते करते अमृतलाल ने भाषा को किस प्रकार साथ लिया है, एक रहस्य है। अवश्य ही कोई भारी भरकम भ्रमण वृत्तांत लिखने नहीं बैठे। उनकी गायकी द्रुपद की नहीं, लोकगीत की है, जिसमें मनुष्य के सुख दुख, चढ़ाव उतार, धूप छांव कब आते हैं और कब चले जाते हैं, आहट ही नहीं मिलती। यह सहज भाषा की सिद्धि है, जिसे सहज ने संवारने का आग्रह होता है न प्रयोजन। वे कहते हैं कि जब कोलाहल नहीं रहता कलरव तभी सुनाई देता है। उनका विश्वास है कि हर भाषा में कुछ शब्द अश्वमेघ के घोड़ों की तरह होते हैं। सीमाओं को वे नहीं मानते, उन्हें रोकना आसान नहीं। रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अमृतलाल के निकट बिन बुलाए चले आते हैं। जिसमें आदिवासी नारी को देखा है वह तुरंत समझ लेगा कि बैगा स्त्रियों के शरीर के किस प्रकार गुदनों से छलक रहे हैं। कृष्ण पक्ष की 14th का चांद कैसा दिखाई दे रहा था। अमृतलाल कहते हैं कि घिस जाने पर बचे हुए चंदनों के टुकड़ों की तरह अथवा शिलाओं से मंडित झाड़ियों से आच्छादित एक विशाल किनारे से सटकर बहती हुई नर्मदा ऐसी लग रही थी मानो शिव की गोद में पार्वती सो रही हो। नर्मदा के अर्धचंद्राकार घुमाव में अवस्थित नगरी को देखकर अमृतलाल कहते हैं कि मंडला मानो नर्मदा के कण कुंडल में बसा है। और यह रही अत्युक्ति, हवा इतनी गर्म हो गई कि लगता है अगर छोटी सी चिंगारी डाल दें तो हवा आग पकड़ लेती। उक्ति को सुक्ति बनते भी देर न लगती। प्रेम का दीप मुश्किल से जलता है, ईर्ष्या की आग आसानी से सुलगती है। अमृतलाल स्वभाव से विनोदी है, पर विनोद को कभी कभी व्यंग बाना पहनना पड़ता है। जब व्यंग को कभी कभी विनोद को कभी कभी व्यंग का बाना पहनना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये कथन आता है जब गुमान को
खेद होता है कि परमावकाशवासी अपनी जमीन जायदाद के तुच्छ झगड़े यहाँ समुद्र को लेकर ले आते हैं। तब अमृतलाल चकित नहीं होते, कहते हैं कि तुम समुद्र की कहती हो, आदमी जल्द ही अपने झगड़े अंतरिक्ष में ले जाएगा। झगड़ों के लिए धरती अब उसे छोटी पड़ रही है और एक छोटा सा उपहार डाक सेवा के लिए रहा। श्रद्धालु जब नर्मदा में दीप प्रवाहित करते हैं तब उनमें से कुछ दूर जाते हैं तो कुछ थोड़ी दूर जाकर ही डूब जाते हैं या बुझ जाते हैं। डाक में पत्र छोड़ते समय मेरे मन में भी थोड़ी बहुत यही भाव रहा है। पता नहीं इसमें कितने मंजिल तक पहुंचेंगे और कितने बीच में ही दम तोड़ देंगे। इसीलिए पत्र छोड़ते समय यही प्रार्थना अवश्य करता हूं कि आओ वत्स, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, तुम अपने गंतव्य तक पहुंचो, रास्ते में अनावश्यक विलंब न हो, डाक के देवता तुम्हारी रक्षा करे। नदी नाव संजोग से न जाने कितने लोग के साथ अमृतलाल का परिचय होता है, जिनके अविस्मरणीय शब्द चित्र उन्होंने अपनी सदी हुई कलम से अंकित किए हैं। अमृतलाल के शब्द चित्र और रेखा चित्र बहुत घनिष्ठ सजातीय है। रेखा चित्र पुस्तक की सज्जा नहीं, संपद है। वे अनुभव और अनुभूति के क्षणों को जीती जागती धरोहर के रूप में संरक्षित किए हुए हैं। समय जैसे उनमें रुक गया है, पर अपने हृदय की धड़कन के साथ नर्मदा के घाटों के चित्र देखें, उसमें चढ़ने उतारने वाली की पद ध्वनि की सुनाई देती है। कूटने वाली के हाथों का मूसल ऊपर उठकर बस अब अगले ही क्षण नीचे उतर आने वाला है। यही बात ढोलक पर पड़ने वाली थापों की है। नृत्य के दृश्यों का तो कहना ही क्या, उनमें देह का बांकपन, हाथों की मुद्रा और पांव की थिरकन एक दूसरे से घुल मिल गए हैं और तनिक बोझ सिर पर संभाले हुए चलने वाली उन दो नारियों को देखें, किस भांति वे अपनी देह को, सिर के बोझ को और लपक कर चलने वाली गति को संतुलित करती हुई है किए हुए है। ऐसे ही संतुलन का दृश्य आप नदियां पार करने वाली टोली के रेखा चित्र में पाएंगे, जिसमें कुछ के पांव ठीक सदे हुए हैं तो कुछ के पांव भय से डगमगा रहे हैं और शायद दिल धड़क रहा है। यही दही का मटका बहाने वाली नारी, आग तापते हुई तीन वृद्ध अथवा भजन कीर्तन सुनने में मग्न पांच परिक्रमावासी, ये सब ऐसे ही सुपरिचित दृश्य हैं जो मन को बरबस मुद्रित करते हैं। नर्मदा के नाते ये सभी मानो अमृतलाल के बहुत अपने हैं। नाते सब राम के मनेत सुहृदय सुवेश से जहाँ लो। वस्तुतः सभी चित्रों में यह विशेषता बनी हुई है। पथ प्रांतर और वन वनांतर की लगभग 1800 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा अमृतलाल कर चुके हैं, पर उन्हें खेद है कि नर्मदा के समग्र रूप के दर्शन उन्होंने नहीं किए हैं। न चातुर्मास किया है, न परिक्रमा के सारे नियमों का पालन किया है और न ही परिक्रमा की भी पूरी की है। तथापि उन्होंने जो कुछ देखा सुना और जाना बूझा अतुलनीय है। उनकी पदयात्रा के साथ एक अंतरयात्रा पथ प्रांतर और वन वनांतर की लगभग 1800 किलोमीटर लंबी पदयात्रा अमृतलाल कह चुके हैं, पर उन्हें खेद है कि नर्मदा के समग्र रूप के दर्शन उन्होंने किए नहीं। न चातुर्मास किया, न परिक्रमा के सारे नियमों का पालन किया और न ही परिक्रमा पूरी की। तथापि उन्होंने जो कुछ देखा सुना और जाना बूझा अतुलनीय है। उनकी पदयात्रा के साथ एक अंतरयात्रा भी चलती रही, जो भले ही समाप्त न हुई हो पर अपने आप में पूरी है। उस पर पूर्णता की अदृश्य मुहर लगी हुई है। ओशों के कर्ण में जितना भी आकाश प्रतिबिंबित होता है वह आकाश ही है, आकाश छोड़ दूजा कुछ नहीं, इसलिए अपने आप में पूरा है। तथापि यह अमृतलाल के अंतर के किसी कोने में अतृप्त बनी हुई है, जो तो उसे वहां बने रहने के अधिकार है। जन्म अवधि हम रूप निर्हारुनु नयन तिरुपति भेल, ये मोहनलाल वाजपेयी जी ने लिखा है। देखिए यहाँ पे आगे देखिए, नर्मदा की बात करते हैं कौन, रमेश चंद्र शाह। ये भी एक प्रमुख आलोचक गद्य लेखक है। यात्रावर्त
साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिंदी के उच्च कोटि का यात्रा साहित्य लिखा गया है। हिंदी में उच्च कोटि का यात्रा साहित्य लिखा गया है, किंतु परिणाम और वैधविक की दृष्टि से उसमें अभी बहुत कुछ और वृद्धि की गुंजाइश है। श्री अमृतलाल वेगड़ की यात्रा को अपनी मानसिक यात्रा बनाने लाखों हिंदी भाषियों और साहित्य प्रेमियों के लिए एक सर्वथा नया और अनूठा अनुभव होगा। यह सच्चे अर्थों में एक सांस्कृतिक यात्रा है, एक कलाकार, तपस्वी और भारतीय श्रद्धा बुद्धि के साथ अद्भुत ढंग से समरस व्यक्ति की यात्रा, जिसका हर अध्याय एक अक्षय ताजगी और संवेदनात्मक समृद्धि से परिपूर्ण है। कई कई वर्षों के आर पार संपन्न की गई यात्रा एक अत्यंत रोचक श्रृंखलाबद्ध कथा बन गई है, जिसमें औपचारिक औपन्यासिकता भी है और कवित्व भी है। एक ऐसी गाथा जिसका केंद्रीय चरित्र स्वयं सौंदर्य की नदी नर्मदा है। सचमुच यह नर्मदा लेखक की तरह हमारी भी स्मृति का अविच्छेद अंग बन जाती है। स्मृति जो केवल व्यक्तिगत नहीं है, हम सब भारतीयों की जातीय स्मृति है। लेखक और उसके सहयात्री तो इस अद्भुत उपन्यास के सदाग्रत सदाजीव पात्र ही हैं ही, साथ ही उनमें जनजीवन के जो अविस्मरणीय चलचित्र इस वृत्तांत में यहाँ से वहाँ तक गुथे पड़े हैं। उनमें बीसियों ऐसे चरित्र हैं जो भले ही थोड़ी देर के लिए आए हों, परंतु ऐसी जीवंत नाटकीयता में वे प्रस्तुत होते हैं कि ओझल होकर भी नहीं होते, सदा सदा के लिए हमारी स्मृति में बस जाते हैं। मैंने इस महायात्रा को धारावाहिक रूप में पढ़ा था। ऐसी रसवंती और जीवन लीला के अपार वैधिव्य से झलकती यात्रा मन में चाहे जितना तृप्त करे, मन उसमें कभी आगा नहीं रह सकता। इसलिए समापन किस्त पढ़ते हुए जहाँ सचमुच एक वृत्त की संपूर्णता का संतोष मिलता है, वहीं एक अजीब सी उदासी मन पर छा गई है कि अब यह कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। वैसे तो नर्मदा की कहानी अनादि और अनंत है, उसका क्या आरंभ और क्या अंत, वह तो स्वयं मनुष्य की उसकी आदिम विषयानुभूति की तरह सृष्टिवाह की तरह अक्षय जान पड़ती है। किंतु यह उदासी केवल भावुक उदासी नहीं है, इसके पीछे कहीं की एक विकराल वास्तविकता भी है। लेखक ने स्वयं उसे व्यक्त किया है और बड़े बेलाग ढंग से निर्मम यथात्मक के साथ व्यक्त किया है। मेरी इस यात्रा के 100 साल बाद में तो क्या 25 साल बाद में कोई उसकी पुनरावृत्ति न कर सकेगा। 25 साल में नर्मदा पर कई बांध बन जाएंगे और इसका सैकड़ों मील लंबा तट जलमग्न हो जाएगा। न वे गांव रहेंगे न पगडंडियां। पिछले 25,000 वर्षों में नर्मदा का भूगोल जितना बदल गया है, उतना आने वाले 25 वर्षों में बदल जाएगा। इस विकराल वास्तविकता को देखते हुए अमृतलाल वेगड़ का यह यात्रा वृत्तांत अपना एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उद्घाटित करने लगता है। इसका दुर्लभ दस्तावेजी महत्व, जिसे अनेक देखा करना अनर्थकारी होगा। भले ही हम श्रद्धावान लेखक के साथ यह सोचकर अपने मन को सांत्वना दे लें कि नर्मदा तो बस नर्मदा ही है, जैसा भव्य उसका अतीत है वैसा उज्जवल उसका भविष्य। जरा सोचिए, ऐसी दुर्लभ और मणिकांचनिक संयोग भी कब और कहाँ जुटता है कि एक ही लेखक में पूरा पूरा भरा पूरा आदर्श बोध भी हो और यथार्थ बोध भी, उसमें प्रकृति के तादात्म्य स्थापित करने की, तन्मय होने की प्रतिभा भी हो और सटीक सजीव वर्णन सामर्थ्य भी। ऐसा लेखक जो भाषा के साथ उतना ही सहज और निश्चल हो जितना जनजीवन के साथ, जिसमें करुणा के साथ हास्योद्रिक क्षमता हो, श्रद्धा के साथ तटस्थ बौद्धिक विश्लेषणवर्ती भी, और ऐसा सुयोग भी कब कब साधता है कि जीवन लीला प्रकृति सौंदर्य के इस अखूट विस्तार और वैविध्य को आए शब्दों के साथ साथ रेखाओं में भी, आकारों में भी बोलते सुन सके। कहना कठिन है कि अमृतलाल जी के शब्द अधिक मुखरित सजीव है कि रेखा चित्र मेरा सब चले। तो इस पुस्तक के 2 संस्करण कराऊं। एक अपेक्षाकृत नयनाभिराम साज सज्जा वाला डिलक्स संस्करण, जिसे रसिक रंजन खासा मोल चुकाकर ही सजेज सके, और दूसरा सर्वजन सुलभ जैसे हालांकि सुरुचिपूर्ण संस्करण, जिसे स्कूल का छात्र, प्राइमरी का शिक्षक, दफ्तर का चपरासी, नया प्रौढ़ साक्षर हर कोई
10-15 रुपए में अपनी संपत्ति बना सके। क्या यह एक असंभव सपना है? मेरा मन कहता है कि कतई नहीं, इसमें अधिक सहज स्वभाव आचरण और क्या हो सकता है इस रचना के साथ, जो जितनी सौंदर्यशालीन है उतनी ही जनमनोरंजनी भी है। जनमनोरंजनी भी है। मेरी बस चले तो मैं इसे स्कूल के पाठ्यक्रम में लगा दूं, क्योंकि ये सौंदर्य का ही नहीं, संस्कृति का भी उत्तम पाठ है। इस नदी के पास कितना कुछ कहने बताने को है कि वह इस तुमुल को कोलाहल कहल के बीच अपने हृदय की बात करने लगी है। मेरी कामना है कि हिंदी जगत में इस सूचना का भरपूर स्वागत हो, इस रचना का भरपूर स्वागत हो। रमेश चंद्र शाह। ये चित्र है, नर्मदा के नाम वगैरह है, तट के नाम है पूरे। आप एक बार अगर मोबाइल को उल्टा करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ क्या क्या नाम लिखे हुए हैं। देखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी से चलते हुए हरिका धाम, रुकम, विश्लेश्वर, चांदारा, मुंडकेश्वर, सरदार सरोवर बांध है ना, सरदार सरोवर, नवागांव बांध, सूरपोलेश्वर, हाथवेश्वर, राजघाट, कुड़वानी, बालघाट, महेश्वर, इंदौर, ओंकारेश्वर, नर्मदा सागर, ये खंडाव, इंडिया, जगह का नाम है क्या? हाँ, जगह का नाम नेमावर। और आगे आपका ये कहा जाता है होशियारवाड़, ये भोपाल, सांडिया आ गया, करनार घाट आ गया, भेंड़ा गांव, जबलपुर, बरगी बांध, ये हिंडोली और अमरकंटक। अमरकंटक तो है ही है, यहाँ लास्ट में इसका अंत अमरकंटक है। ठीक है, अब आप देखिए कि इसको कितने भागों में बांटा गया है और क्या क्या इसके भाग हैं। ठीक है, देखिए 22 इसके हम ये कह सकते हैं कि अध्याय हैं, और इसकी इकाइयाँ, यूनिट, भाग जो हम कह सकते हैं वो है 3: उत्तर तट, दक्षिण तट और उत्तर तट दोबारा। ठीक है, देखिए जबलपुर से छेवलिया इसका पहला अध्याय है, पहला भाग है, ये मान सकते हैं। जबलपुर से छेवलिया चले, छेवलिया से मंडला, मंडला से चिनगांव, चिनगांव से अमरकंटक। ये इनकी पहली यात्रा थी। ठीक है, मैंने आपको बताया 10 यात्राओं का वर्णन है। अमरकंटक से डिंडोरी, डिंडोरी से महाराजपुर, मंडला, वही मंडला, महाराजपुर से ग्वारी घाट, जबलपुर, ग्वारी घाट से ये बरमान घाट, बरमान घाट से सांडिया, फिर अगला है सांडिया से होशंगाबाद, होशंगाबाद से ढांडिया, हंडिया, हंडिया जगह का नाम है, हंडिया है ना, ये सांडिया अलग है, हंडिया अलग है। हंडिया से ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर से घलघाट, फिर अगला है खलघाट से बोरखेड़ी, बोरखेड़ी से केली भी है, और फिर इसके बाद में केली से सुल्पानेश्वर, सुल्पानेश्वर अलग भी है, सुल्पानेश्वर से कबीरगढ़, कबीरगढ़ से बिमलेश्वर, बिमलेश्वर से मीठी तलाई समुद्र यात्रा है। ठीक है, अब एक लास्ट है उत्तर, जो मीठी तलाई से कोतियालियागढ़, और फिर अगला है कोलियाद से भरूच। ठीक है, ये तो इसके अध्यायों का, भागों का क्रम था। यह लिख रखा है ग्रामी व यदवारिणी पुण्या सर्वदा नर्मदा। ये नर्मदा की विशेषता बताई गई है ना, नर्मदा सर्वदैव सर्वदा पुण्यकालीन होती है। ठीक है, ये एक पूरी आप मान सकते हैं यात्रा वृत्तांत है, लेकिन औपन्यासिक कृति के तरह ही ये समझ सकते हैं हम। इसमें क्या है कि अपने आप में घटनाक्रम है, उपन्यासी की तरह पात्र भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये फिलहाल में एक यात्रा वृत्तांत है और रेखाचित्र संस्करण भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि रेखा चित्रात्मक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इसमें रेखा चित्र बहुत मिलेंगे आपको, ये इनका हाथ के चित्र हैं सब, अमृतलाल वेगड़ जी के ही है सारे चित्र। ठीक है, आप इसमें कोई चित्र बाहर का नहीं समझें, ये भी स्वयं अमृतलाल वेगड़ जी का ही है। ये भी, इसके बाद में ये 2 चित्र यहाँ आएंगे आपको, एक यहाँ मिलेगा। ठीक है, 3 ये सब अमृतलाल वेगड़ जी ने बनाए हैं। ठीक है, तो इस भाग में हम इतना ही जानेंगे, बाकी वीडियो और इस यात्रा वृत्तांत को हम अगले भाग में शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।